जय हिंद सभी साथियों को। साथियों, माफ़ी चाहूँगा सबसे पहले आप सभी से कि पिछले कुछ दिनों से कक्षा नहीं आई थी। मेरा एग्ज़ाम था सीटेट। मैं जोधपुर गया हुआ था, जिसकी तस्वीरें मैंने इंक्लूड कर दी है। आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर जोधपुर के इतिहास के बारे में भी वहाँ बताया है। वहाँ पर मैंने क्या-क्या देखा उसको भी मैंने वहाँ लिखा दिया गया है। ठीक है? चलिए, तो आज मैंने जैसा कि आपको पहले एक मैसेज दिया था कि आज की जो कक्षा होने वाली है वो भारत अपने इतिहास पर होने वाली है। ठीक है? पहले हम इतिहास का परिचय करेंगे कि इतिहास होता क्या है, इतिहास क्या होता है, इतिहास के जानने के स्रोत क्या-क्या होते हैं। ठीक है? इतिहास की परिभाषा क्या होती है, विद्वानों के क्या-क्या कथन थे, कौन इतिहास का जनक था, किसने क्या कहा इतिहास को, ये सब हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है? और आज मैं कहना चाहूँगा कि एक थोड़ी-सी मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण आपको हो सकता है कि बीच-बीच में थोड़ा रुकावट का सामना करना पड़े। इसके लिए मैं पहले से माफ़ी माँगता हूँ आपसे। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, एक शब्द आता है इतिहास। इतिहास, ठीक है? इतिहास शब्द का अर्थ क्या है? पहला सवाल यही आता है हमारे पास कि इतिहास शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों, इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है कि अतीत की घटनाएँ, अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करने वाला शास्त्र हम इतिहास को कह सकते हैं। ठीक है? शास्त्र क्या है? इतिहास। क्योंकि इतिहास जो है वो, जैसे कि मैं आपको एक समझा देता हूँ अभी। जैसे प्राचीन समय की घटनाओं, ठीक है, या जैसे हम कह सकते हैं कोई युद्ध हुआ है, उसकी जो जानकारी हमें अब मिल रही है वो किसी न किसी दस्तावेज में रखी होगी, किसी न किसी दस्तावेज में रखी होगी। तो वो दस्तावेज जो है वो इतिहास कहलाता है। ठीक है? यानी कि अतीत की घटनाओं का जिस शास्त्र से या जिस विषय से अतीत की घटनाओं का संबंध होता है वो इतिहास कहलाता है। ठीक है? चलिए, इतिहास के जो जनक थे, इतिहास के जनक, वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस, ठीक है? इतिहास विषय के जनक हैं ये। इतिहास विषय जो है, इतिहास का जिसे आप शास्त्र भी कहते हो इतिहास, उसके जनक कौन है? हेरोडोटस। और इनकी एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, पुस्तिका कह सकते हैं, पुस्तक कह सकते हैं। नाम था हिस्टोरिका। ठीक है? हिस्टोरिका। अब मुझे कमेंट में कौन बताएगा कि हेरोडोटस का जन्म कहाँ हुआ था और इनकी कार्यस्थली कौन सी थी? जन्म और कार्यस्थली मुझे आप कमेंट में बताएं दोनों। ठीक है? अच्छा, कमेंट की मैं अगर थोड़ी सी बात करूं तो कमेंट में एक लड़की है निशा, डॉटर ऑफ श्री शिशपाल, और एक लड़की है अनीता, डॉटर ऑफ श्री महेंद्र। बहुत अच्छे कर रही हो मत, ठीक है? बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत ही शानदार आपके जवाब होते हैं, बहुत ही शानदार आप करते हो। इसके अलावा एक निधि अमरचंद है, निधि अमरचंद, बहुत अच्छे। निधि, निशा, अनीता, बहुत ही शानदार तरीके से आप जवाब देते हो। बहुत ही एक सुव्यवस्थित लहजा होता है आपका। और निशा का एक जवाब था कि उस्ता कला बीकानेर में चमड़े पर मीनाकारी होती है। तो वो देखिए, मीनाकारी नहीं होती है, मीनाकारी अलग चीज होती है, ये अलग चीज होती है, मीनाकारी नहीं होती है। मीनाकारी नहीं होती, इसे हम कलाकारी कह सकते हैं। ठीक है? बाल काटने की कला होती है, ऊँटों के बाल इस प्रकार काटे जाते हैं जिसमें डिजाइन बना दिए जाते हैं। ठीक है? उसे उस्ता कला कहते हैं। अच्छा, अब मुझे कमेंट में एक बात बताओ आप उस्ता कला के बारे में, कि जो उस्ता कला है, ठीक है, उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध कौन थे? उस्ता कला के लिए कौन से दो व्यक्ति प्रसिद्ध थे? आप मुझे कमेंट में बताओ। दो व्यक्ति प्रसिद्ध है, व्यक्ति। ठीक है? दो व्यक्ति थे उस्ता कला में बीकानेर के, वो कौन थे? कमेंट में मुझे बताइए। चलिए, इतिहास की हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, इतिहास जो है इसको मैं तीन भागों में विभाजित कर सकता हूँ। ठीक है? इतिहास को तीन भागों में विभाजित मैं कर सकता हूँ, जिसमें अगर मैं भारतीय इतिहास की बात करूं, मैं भारतीय इतिहास की बात कर रहा हूं, यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? भारतीय इतिहास। ठीक है? भारतीय इतिहास को मैं तीन भागों में विभाजित कर सकता हूं।
जिसमें पहला है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, ये विश्व के इतिहास के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो विश्व के इतिहास के बारे में हम 3-4 चीजें चर्चा करेंगे, ज्यादा कुछ पढ़ने वाली इसमें है नहीं। एक तो हम विश्व के स्तर पर होने वाली क्रांतियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। विश्व में कौन कौन सी क्रांतियां हुई, जैसे औद्योगिक क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इनके बारे में चर्चा करनी है। औपनिवेशिक काल, इसके बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा करनी है। उसके बाद इतिहास संसार के लेवल पर, लेकिन मुख्य जो हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास पर, ठीक है। प्राचीन इतिहास मैं कह सकता हूँ, दूसरा इसको मैं मध्यकालीन इतिहास कह सकता हूँ, और तीसरा मैं इसको आधुनिक इतिहास की संज्ञा भी दे सकता हूँ तीसरे में, ठीक है। आधुनिक इतिहास, ये प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन पुराना, ठीक हो गया। मध्यकालीन मीडिएवल, मध्य में जो बीच में था, ठीक है। आधुनिक वर्तमान वाला, प्रेजेंट, यानी कि अब से पहले जो घटना हुई थी, यानी कि जब मध्यकाल के बाद में जो घटना हमने करनी है वो इसमें आएगी, ठीक है। चलिए, अब प्राचीन इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, इसका देखिए एक मैं अंदाजन एक सन ले लेता हूँ, एक मैं सन ले लेता हूँ, ठीक। सन का एक अंदाजा मैं बना देता हूँ। देखिए, इसका एक अंदाजा मैं बना देता हूँ कि ये जो प्राचीन इतिहास है ये क्या था, पाषाण काल, पाषाण काल जिसे स्टोन एज कहा जाता है, से लेकर मैंने इसको 1192 तक बना दिया, ठीक है। कौन से सन तक बना दिया इसको, 1192 ईस्वी तक। समझ में आ गई बात। मैंने एक अंदाजा ले लिया कि हाँ, मैं प्राचीन इतिहास को पढ़ूंगा तो मेरे को इतना इतना अंदाजा होना चाहिए कि प्राचीन इतिहास इससे बाहर नहीं है, ठीक है। इससे बाहर प्राचीन इतिहास नहीं है। उसके बाद में मुझे पढ़ना जो है वो है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। अभी जो मध्यकालीन इतिहास जो है, इसको मैं कह देता हूँ कि मध्यकालीन इतिहास में मैं दिल्ली सल्तनत, मतलब जो सल्तनत आई थी, राजा आए थे, उनके बारे में पढ़ूंगा, ठीक है। सल्तनत कालीन, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि एक तो 1206, यानी कि जहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना उदय किया था, वहां से लेकर और 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक, वहां तक मुझे पढ़ना है, ठीक है। ये है मध्यकालीन इतिहास, इसके बाहर मध्यकाल नहीं आएगा। उसके बाद जब ब्रिटिश ताज का शासन भारत में आया, ब्रिटिश ताज ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो भारत में आया, लागू हुआ, उसके बाद में मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो वो कौन सी क्या कह सकते हैं उसको, कौन सा था, आधुनिक इतिहास, ठीक है। जब अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेज आधुनिक थे, तो आधुनिक इतिहास अंग्रेजों से संबंधित होगा। तो वो कौन सा था, 1707 से लेकर 1947 तक, ये आधुनिक इतिहास है। समझ में आ गई। ये है सब कुछ, इतना सा काम है सारा आपको करना है। चलिए, अब मैं कुछ बातें करने आपके साथ कर लेता हूँ कि देखिए, इतिहास में एक बहुत ही फेमस सेगमेंट आता है, वो है, एक तो होती है ईसा पूर्व, और एक होती है ईसवी। आपको इस बात का ध्यान है या नहीं, मैं आपको एक बार कमेंट में मुझे बताइए कि ये आपको पता था या नहीं, ठीक है। चलिए, अब ये दोनों सेगमेंट होते क्या है, ईसा पूर्व होता है कि ईसवी होती है। देखिए, एक बीच में क्या होता है कि जो ईसा मसीह का जो जन्म था, जन्म नहीं है बेसिकली, ये पूर्व जन्म है, पुनर्जन्म, सॉरी, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म जैसे जिस दिन ईसा मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, उसके उस दिन के बाद में कहते होते हैं कि ईसा मसीह एक बार पुनर्जीवित हो गए थे, तो उस दिन को क्या कहते हैं, 0 डिग्री, ईसा मसीह का जन्म माना जाता है उस दिन। उस दिन ईसा मसीह का जन्म माना जाता है, यीशु मसीह का जन्म उस दिन माना जाता है, ठीक है। चलिए, उस दिन को हमने एक 0 मान लिया, यानी उस दिन को हमने क्या मान लिया, 0, यानी कि ये मीडिएटर है, बिल्कुल बीच वाला है। बीच में ये जो दिन है, ये बीच वाला दिन है। इसके पहले हम ईसा पूर्व मानेंगे और इसके बाद में हम ईसा विगत मानेंगे, यानी कि ईसा ईसवी मानेंगे, ठीक है। आगे चलो, देखिए, इससे पहले, यानी इनके जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं हुई थी, उनको क्या कहा जाएगा, ईसा पूर्व। आगे समझ में, जैसे इनके, जैसे मैं कह सकता हूँ कि 5 वर्ष पहले कोई बात हुई थी, तो इसको क्या कहेंगे, 5 ईसा पूर्व। सॉरी, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे कि ये मैंने ईसा मसीह का जन्मदिन मान लिया, ठीक है। इससे पहले जैसे 5 साल पहले कोई बात हुई थी, इससे 5 साल पहले, तो ये क्या कहेंगे, 5 ईसा पूर्व, ठीक है।
5 ईसा पूर्व। और इसके 5 साल बाद में कोई बात होती है तो इसे कहेंगे 5 ईस्वी। ठीक है, 5 ईस्वी। अब आप मुझे कमेंट में एक बात बताओ कि अगर मोहन का जन्म 10 ईसा पूर्व हुआ है, मैं कह सकता हूँ 10 ईसा पूर्व मोहन का जन्म हुआ है, यानी कि यहाँ मोहन का जन्म हो गया, मैंने कह दिया। ठीक है, तो बताओ 10 ईस्वी को मोहन कितने सालों का हो जाएगा, ये मैंने पूछा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से काउंटिंग करोगे 10 और ये 10 कितने 20। आगे समझ में बात, इतना करना है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये 20 साल। अब यहाँ से इसके बाद में जितने भी हम सन गिनेंगे उसके बाद में क्या लगाएंगे, ईस्वी। और इससे पहले जितने भी सन गिनेंगे उसके बाद में क्या, उसके पहले क्या लगाएंगे, उसके बाद ईसा पूर्व। ठीक है, इस ईसा मसीह से जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद। समझ में आ गई बात, चलिए आगे चलो। चलिए, इसके बाद ये प्राचीन भारत इतिहास जानने के स्रोत। अब स्रोत क्या हो सकते हैं, जानने के स्रोत क्या हो सकते हैं, देखिए स्रोत क्या हो सकते हैं, ये स्रोत। पहला, पुरातात्विक स्रोत की मैं चर्चा कर लेता हूं। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, ये पुरातात्विक स्रोत। देखिए, इस पुरातात्विक स्रोतों में क्या होता है, एक तो आ जाते हैं आपके अभिलेख। ठीक है, दूसरा आ जाता है इसमें सिक्के। तीसरा इसमें आ जाता है स्मारक। ठीक है, और चौथा इसमें आ जाती है आपकी कोई चित्रशैली। यहां तक मैं नहीं समझता किसी को कोई दिक्कत होगी, सभी यहां तक सहमत हैं। आगे चलूं, अभिलेख, सिक्के, स्मारक चित्रशैली। अच्छा, अभी कल ही एक 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। 22 जनवरी श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ अयोध्या में। उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पर आशीर्वाद ईश्वर का बना रहे। हाँ, सभी को जय सिया राम। चलिए आगे देखिए, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, चित्रशैली, ये तो है पुरातात्विक स्रोत। जो जैसे हमने कई बार सोचते हैं ना, कई बार देखते होते हैं, खबरों में भी आता है कि वहाँ फलानी फलानी जगह पे पुरातत्वविदों ने खुदाई की है और वहां पर सिक्के प्राप्त हुए हैं, वहां पर अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वहां पर एक बड़ा स्मारक प्राप्त हो गया और वहां पर कुछ चित्रशैलियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, गुफाओं में चित्र बड़े हुए प्राप्त हुए हैं, है ना। तो वो सारे के सारे क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, मैं चर्चा करूंगा इस पे क्या होते हैं ये। अब दूसरा जो स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। कौन से स्रोत है वो, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत। देखिए, साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, साहित्यिक स्रोत कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कुछ धर्म से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ये धर्म निरपेक्ष भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि ये धर्म से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ये धर्म निरपेक्ष भी हो सकते हैं, यानी किसी धर्म पर भी लिखे जा सकते हैं और किसी धर्म पर नहीं भी लिखे जा सकते हैं, कि वो धर्म को छोड़कर भी लिखे जा सकते हैं। वो होते हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक है, किसी विदेशी यात्री का वृत्तांत, किसी विदेशी यात्री का वृत्तांत, जैसे हमने अलबरूनी का वृत्तांत हम पढ़ते हैं, हम फॉन चूत्रिन का वृत्तांत पढ़ते हैं, हम हवेन सांग का वृत्तांत पढ़ते हैं, हम फायान का वृत्तांत पढ़ते हैं। ठीक है, हम एक व्यक्ति का नाम सुनते हैं जिसने भारत की खोज की थी, क्या नाम था कमेंट में बताएं, उसका वृत्तांत हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत, तो इसमें वेद आएंगे, भारतीय वेद 4 होते हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। समझ में आ गई बात। चलिए, इसमें बौद्ध ग्रंथ आते हैं, बौद्ध ग्रंथ जिसमें पिटक होते हैं। पिटक, कितने पिटक होते हैं इसमें, 3 पिटक होते हैं। सुत्त पिटक, धम्म पिटक और
तीसरा कमेंट में करें कौन सा है, कमेंट में बताएं तीसरा पिटक कौन सा था इनका। और इसके बाद में जैन ग्रंथ, ठीक है, ये जैन ग्रंथों को आगम कहते हैं और इनको पिटक कहते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे चलूं। चलो इसके पहले मैं देखिए आपसे कुछ इनको बता देता हूँ कि होते क्या है, ये होते क्या है इसके बारे में देखिए। सबसे पहले अभिलेख, अभिलेख क्या होता है, तो किसी भी चीज को एक पत्थर, शिला, स्मारक, देखिए लोगों के पास क्या पहले कागज नहीं था, सीधी स्पष्ट बात है, पहले कागज नहीं था। वो क्या करते थे, पांडुलिपियों पर, ताम्र पत्रों पर या किसी भी चीज पर वो मतलब कुछ अंकरण कर देना, लिख देना कुछ चीज को, ठीक है, वो होता था। तो जिस भी चीज पर उनको कुछ भी लिखा हुआ मिल गया, तो पुराने समय में जो भी कुछ लिखा हुआ वहां पर उन्हें में प्राप्त हुआ उसे कहा जाता है अभिलेख, ठीक है, समझ में आ गई। और अभिलेख का ही एक भाग है शिलालेख, शिलालेख, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एक शिलालेख एक अभिलेख हो सकता है, लेकिन एक अभिलेख कभी भी एक शिलालेख नहीं हो सकता। पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और हो भी सकता है को हम नहीं ही मानेंगे कि एक शिलालेख जो होता है वो एक अभिलेख होता है। समझ में आ गई बात कि शिलालेख अभिलेख की श्रेणी में आते हैं। आगे चलो, तो सिक्के, सिक्कों के आप जानते हैं सिक्के क्या होते हैं, मुद्रा एक प्रकार की, ठीक है। और स्मारक, स्मारक क्या होते हैं, स्मारक देखिए किसी की स्मृति में बनाए गए, किसी की स्मृति में, यानी कि स्मृति में बनाए गए कुछ विशेष स्थल स्मारक कहलाते हैं। जैसे जसवंत थड़ा, जैसे रणथंभौर की 84 खंभों की छतरी, नहीं सॉरी 32 खंभों की छतरी, सॉरी। जैसे एक मैं कह सकता हूँ जो मेवाड़ के जो दो योद्धा थे उनकी छतरियां, जूनागढ़ के दुर्ग, उनकी जो मूर्तियां हैं जूनागढ़ दुर्ग के बाहर लगी हुई है, ठीक है। इस प्रकार की जो चीजें होती है उन्हें स्मारक कहा जाता है। जो विशेष प्रकार की हम छतरियां कह सकते हैं वो स्मारक थे। चेतक की छतरी है, स्मारक है। महाराणा प्रताप की छतरी स्मारक है। संत पीपा की छतरी स्मारक है, ठीक है। चलिए, चित्र शैलियां, ये इंपॉर्टेंट है, चित्र शैली। देखिए शैली एक मतलब अलग एक वर्ग होता है, शैली क्या होती है, एक अलग वर्ग होता है। जैसे हमने चर्चा की थी कि जयपुर चित्र शैली अलग होती है, नाथ द्वारा चित्र शैली अलग होती है ना, जो जैसलमेर चित्र शैली अलग होती है, किशनगढ़ शैली अलग है। तो चित्र बनाने में अलग अलग शैलियाँ होती है। जैसे कहीं पर किसी ने लाल और पीले रंग का प्रयोग किया है, किसी ने नीले और लाल रंग का प्रयोग किया है, कोई हरे रंग का प्रयोग कर रहा है, तो अलग अलग शैलियों का अलग अलग प्रभाव होता है। तो वो चित्र शैलियाँ कहलाती हैं, ठीक है। यानी कि उस काल के जो चित्र बनाए गए होते हैं, उसी काल के जो चित्र बनाए गए होते हैं उसे, ठीक है। इन शैलियों को स्कूल्स भी कहा जाता है, स्कूल। शैलियों को अर्थ होता है स्कूल, इसमें स्कूल यानी कि विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनकी एक अलग अलग व्यक्ति होते हैं, जैसे तो वो क्या करते हैं कि एक शैली में चित्र बनाना पसंद करते हैं, लेकिन चित्र उनके अलग अलग रहेंगे लेकिन एक ही शैली में। यानी कि किसी का विषय अलग हो सकता है, किसी के कलर अलग हो सकते हैं, विषय, कलर, या उनके मैं कह सकता हूँ कि बनाने के डिजाइन के आधार पर या तरीकों के आधार पर उनको अलग अलग शैलियों में बांटा जा सकता है, ठीक है। ये थे आपके पुरातात्विक जो क्या कह सकते हैं स्रोत। दूसरा, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत देखिए, धर्मेतर क्या होता है, धर्म इतर यानी कि धर्म से हटकर, धर्म से हटकर, धर्मनिरपेक्ष, धर्म से हटकर, ठीक है। मैंने पहले धर्म लिखाया था, वहां पर धर्मेतर कर लीजिए आप, यानी कि क्योंकि धर्म वाले जो है वो धार्मिक में आ जाएंगे, ठीक है। धर्मेतर या धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं हम इसको। धर्मेतर यानी कि कोई भी बात जिसमें आप विशेष धर्म की बातें नहीं लिखोगे, किसी विशेष धर्म की बातें नहीं थी, उन ग्रंथों को, जैसे जिसमें एक मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। ये एक ग्रंथ है जो किस पर आधारित है, पृथ्वीराज पर आधारित है, ठीक है। पृथ्वीराज पर आधारित है, पृथ्वीराज के जीवन जीवन से लेकर उसकी मृत्यु तक आधारित है ये, ठीक है। एक मैंने अपने वो ग्रंथ बताया आपको, बाबरनामा, बाबरनामा, ठीक है। ये एक ग्रंथ है जो बाबर के पर आधारित है, ठीक है। एक ग्रंथ है बिसल देव रासो,
विसलदेव रसो, ठीक है। ये धर्म ग्रंथ नहीं है, कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है ये। यानी कि जो ग्रंथ धर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, यानी कि धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में उसमें नहीं बताया जाएगा, वो ग्रंथ धर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, उसे धर्मेतर ग्रंथ कहा जाता है। समझ में आ गई बात। तीसरा, विदेशी यात्री वृत्तांत। विदेशी यात्री वृत्तांत, इसको तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हर बार क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ नया हुआ है। तो इसमें 3-4 चीजें आती है। एक तो बंदा आता है अल बरूनी, ठीक है। एक बंदा आता है फाहियान, तीसरा आता है हवेन सांग, यानी जिसे युआन चुआंग कहा जाता है, वेन सांग, युआन चुआंग। तो ये 3 यात्री फेमस हैं हमारे यहाँ पे। और एक अबुल फजल आप कह सकते हो, अमीर खुसरो आप कह सकते हो, ठीक है। बहुत से यात्री थे जिन्होंने, विदेशी यात्री थे जिन्होंने वृत्तांत सुनाया यहाँ पर, ठीक है। और चौथा था वेदों के बारे में मैंने बता दिया, ग्रंथों के बारे में मैंने बता दिया, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, इनके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे चलो। देखिए अब आते हैं विद्वानों के कथन। किसके कथन? विद्वानों के। ये लीजिए, अंत में विद्वानों के कथन आ गए। तो विद्वान क्या कहते हैं, देखिए। एक आएगा गार्डन चाइल्ड, बाग का बच्चा। अरे गार्डन चाइल्ड जो थे, उन्होंने क्या कहा था कि खुदाई के दौरान मिले किसी भी प्रकार की प्राचीन वस्तु जिससे इतिहास की जानकारी प्राप्त हो, क्या कहलाती है? पुरातत्व कहलाती है, पुरातत्व की श्रेणी में आती है। यानी कि वो तत्व क्या है? पुरातत्व है। पुरा होती है प्राचीन। आगे समझ में बात। उन्होंने कहा कि खुदाई के दौरान कोई भी वस्तु मिले जिससे इतिहास की जानकारी प्राप्त हो, बस वो पुरातत्व है। इसके बाद में 2 व्यक्ति आता है, उसका नाम है H.D. सांकलिया, ठीक है। अब इनका पूरा नाम मेरे को कमेंट में आप बताएंगे कि क्या था H.D. सांकलिया का पूरा नाम। तो इन्होंने कहा कि अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। किसके अध्ययन को कहा जाता है? अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं, ठीक है। अवशेष क्या होते हैं? अवशेष देखिए, कोई भी चीज होती है वो जब मतलब समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद में उसके जो छोटे 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 कुछ भी भाग अगर बच जाते हैं तो उसे अवशेष कहते हैं। यानी कि अस्थि पंजर अवशेष है। कोई मकान है, मकान जैसे बहुत टाइम तक पड़ा रहा, तो वो मकान टूट फूट गया, खंडर हो गया, तो वो जो खंडर है उसे अवशेष कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, इनके बाद है एक व्यक्ति मार्टिमर व्हीलर। अरे मार्टिमर व्हीलर, कि मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं? पुरातत्व का आधार दर्शन है, फिलोसफी। पुरातत्व का आधार क्या है? दर्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। पुरातत्व का आधार दर्शन है, ठीक है। अब पुरातत्व 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 कई बार पुरातत्व बोल दिया इन्होंने। अब इस पुरातत्व को देखिए, पुरातत्व पुरातत्व का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप कहोगे सर आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी कहलाता है। समझ में आ गई बात? आर्कियोलॉजी। और जो पुरातत्ववादी होते हैं, पुरातत्व जो अध्ययन करते हैं, उन्हें कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आर्कियोलॉजिस्ट है वही जो मतलब छोटे बड़े जो अपने संग अपने साथ लेके चलते हैं, खोद देते हैं, कुछ निकाल लिया उसको, फिर वो ब्रश से साफ करेंगे, देखेंगे क्या कुछ है उसकी, वो कार्बन डेंटिंग चेक करेंगे। अच्छा, कार्बन डेंटिंग पद्धति है, जो कार्बन डेंटिंग पद्धति, कार्बन डेंटिंग पद्धति, ठीक है। इस कार्बन डेंटिंग पद्धति में क्या होता है कि कार्बन के द्वारा पता लगाया जाता है कि वस्तु कितनी पुरानी है, कार्बन के कणों के कारण, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि इसमें कार्बन के किस अणु का प्रयोग किया जाता है? किस अणु का प्रयोग किया जाता है? किस अणु का प्रयोग होता है? आप मुझे कमेंट में बताइए कि इस पद्धति में कार्बन के किस अणु का प्रयोग किया जाता है। कमेंट कीजिए जल्दी से, देखते हैं आज किसका कमेंट आता है। और जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा होगा वो कल की कक्षा में उसको बोला जाएगा, उसका नाम बोला जाएगा, ठीक है। पुरातत्व में अभिलेख, सिक्के, स्मारक सभी आ जाते हैं।
देखिए अब अभिलेखों के बारे में मैं छोटी सी आपको एक और बात बता देता हूँ। अभी अभिलेख मुझे याद ही आ गई, ये बात क्या थी कि भारत में सर्वप्रथम अभिलेख जो है वो किसने लगवाए थे, तो आपका नाम होगा सम्राट अशोक। अच्छा, अशोक किस वंश से था, कमेंट करिए। सम्राट अशोक ने सर्वप्रथम अभिलेख लगवाए थे। ठीक है, अशोक को अभिलेखों की जो प्रेरणा है, प्रेरणा, इसको जो प्रेरणा मिली थी, अभिलेखों की जो प्रेरणा मिली थी वो मिली थी ईरानी एक राजा था, ईरान का एक राजा था, ईरान, ईरान का राजा था दारा फर्स्ट। दारा सिंह नहीं है, दारा सिंह अपने भारत में था, पहलवान जी थे दारा सिंह जी। ठीक है, जिन्होंने रामायण में हनुमान का रोल किया था, दारा सिंह। और एक मूवी थी उसमें उन्होंने संत धन्ना का रोल किया था, धन्ना जाट, कृष्ण भक्त, हाटी जाट थे वो, बोले। चलिए आगे चलें। तो अशोक के अभिलेखों की प्राकृत भाषा थी और लिपि खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक, अरामाइक। देखिए अशोक के जो अभिलेख थे, अशोक के अभिलेख, इनके बारे में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज भाषा, भाषा कौन सी थी, प्राकृत, प्राकृत भाषा। ठीक है, और लिपि कौन सी थी, जो लिपि थी वो तीन प्रकार की थी। एक तो थी ब्राह्मी, कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी। एक थी खरोष्टी, लिखने के प्रकार है खरोष्टी, ब्राह्मी। और एक थी ग्रीक, और एक थी अरामाइक, अरामाइक। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार हमारी ये कक्षा आज रही है। अभिलेखों में सबसे पहले अभिलेख जिसने लगवाए थे वो थे अशोक मौर्य। उसके बाद में जो आए उनके बाद में जो भी कुछ आया, ठीक है, वो अभिलेखों के आधार पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ हम साथ में पढ़ेंगे। अब देखिए इसके बाद में मैंने आपको प्राचीन इतिहास की तीन शाखाएं बताई थी, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो प्राचीन इतिहास को हम क्या कहते थे, अरे पाषाण काल कहा था मैंने, पाषाण काल। अब इसी जो पाषाण काल है, ये जो पाषाण काल है, इसको साक्ष्यों के आधार पर, चलो मैं एक बार इसको काट देता हूँ, इतिहास की बात कर लेते हैं। इतिहास को क्या है, इतिहास जो है इसको साक्ष्य के आधार पर, किसके आधार पर, साक्ष्य के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले हमने किसके आधार पर किया था, समय के आधार पर, अब साक्ष्य के आधार पर। देखिए साक्ष्य के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, कौन सा, प्राग ऐतिहासिक, अरे प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और तीसरा है उसे कहा जाएगा ऐतिहासिक काल। गुरु जी की कर ले बोले, मान तो इतिहास ही कहना है नहीं। चलो आगे चला। ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, तीन काल हो गए। ठीक है, अब इनकी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए एक तो मैं नाम लिख रहा हूँ प्राग ऐतिहासिक, वही प्राग ऐतिहासिक है, टेंशन मत लेना ये प्राग क्या, प्राग क्या है, प्राग ऐतिहासिक। यानी ऐतिहासिक तो है लेकिन बड़ा पुराना है, बड़ा पुराना ऐतिहासिक है। तो इसकी विशेषता क्या थी, पहली विशेषता, इसमें मानव असभ्य था। मानव क्या था, मानव असभ्य। जंगला में फिर तो हल्लू हल्लू कर तो बाजो फिर तो है कि इल्ला कुचर नहीं कर दी, इल्ला डांग डांग मार दी, इल्ला के दगड़ फेंक के मार दियो, मतलब किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था। है जैसे खाने के लिए इसने क्या किया, बस खाना, खाना पीना सो जाना, खाना पीना सो जाना, इतना। और खाना क्या था, शिकार किया, मारा, सोआ, बस। ठीक है, शिकार, मारना, सोना, यही था। दूसरा, लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का
ज्ञान नहीं था। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रहेगा आपको। मानव असभ्य था, डांगरा वर्गो आदमियों, समझ में आ गई के कई बार आप कह देंगे डांगरा वर्गो आदमी, दस वो डांगरा वर्गो आदमी हो मानव बेटे। तो इसकी जो जानकारी है, जानकारी देखो, जानकारी के खिला दिया अपन। पुरातात्विक स्रोत मिले हैं कुछ, कौन कौन से मिले? एक तो पत्थर के औजार, पत्थर के औजार, और तीसरा मिला है गुहा चित्र। गुहा चित्र, गुहा चित्र यानी गुफा में बने हुए चित्र, शैल चित्र जिसे कहा जाता है। देखो, ये गुहा चित्र क्यों बनाते थे? चित्र इसलिए बनाए जाते थे, जैसे सुबह एक व्यक्ति, जैसे कोई एक आदि मानव है या आदिवासी, जो आदि मानव होते हैं, आदिवासी नहीं आदि मानव, ठीक है। आदि मानव ने क्या किया, आज एक हिरण को देख लिया, देख लिया, वो पत्थर फेंक के मारने वाला था, हिरण भाग गया। ठीक है, मतलब जो वो चक के फेंक के मारने लगे, इतने हिरण भाग गयो। अब वो देखे हिरण भाजे तो बड़ो स्पीड हुआ, देख तो मैं लियो इनकी शौक है, तड़का कोई नहीं, आज तो बच गयो, तड़का देखा। तो वहां जाकर उसने क्या किया, गुफा में उसका एक चित्र बना दिया अपने हिसाब से, क्या ऐसा एक ऐसा दिखता है, इसको कल फेंकना है अपने को। तो गुफा चित्र इस प्रकार बनाए गए थे। जानवरों के चित्र मिले हैं ज्यादातर। ठीक है, दूसरा देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? देखिए, ऐसा काल जिसमें मानव सभ्य हो गया था। मानव क्या हो गया था? सभ्य मानव था यहाँ पर। ठीक है, और उसको लिपि का ज्ञान भी है, लिपि का ज्ञान भी है आलियो, लेकिन ईश्वर लिख है जिको ने तो आपने समझ में आवे ने अगले नाम है, इनकी समझ योग्य लिपि का अभाव, इसे ब्रूस्ट्रोफिदन लिपि कहा जाता है, ब्रूस्ट्रोफिदन लिपि। ठीक है, चलें आगे, इसी में है, इसी में आगे देखिए। आद्य ऐतिहासिक काल में संस्कृति स्थल है एक सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, जहां से हमने वो लिपि अभी मैंने बताया था, एक लिपि थी ब्रूस्ट्रोफिदन, ब्रूस्ट्रोफिदन लिपि। ठीक है, पता नहीं चलता सिर्फ कौन सी है, कौन सी है ये। ठीक है, तो ये जो सिंधु सभ्यता है, ये इसी आदि ऐतिहासिक काल की है। ठीक है, अब पुरातात्विक स्रोत जो हैं उनसे देखिए, एक तो वैदिक सभ्यता भी इसी काल में लिखी, इसी काल की है, जो श्रुति के माध्यम से हमने प्राप्त की है, श्रुति सुनने के माध्यम से। चलिए, पुरातात्विक स्रोत जो हैं वो क्या है? सिंधु सभ्यता के धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा से आपको मुझे कमेंट में बताना है कि क्या क्या मिला था। चलिए, अगला देखिए, अगला है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब ये ऐतिहासिक काल के गुरुजी बताओ। देखो, मानव सभ्य है, ठीक है, लिपि है, और वो भी कैसी है? पठनीय है, यानी पढ़ने योग्य लिपि है यहाँ पर इस मानव के पास। जानकारी स्रोत तो पढ़ लिख लिया वजन तो वो लिख ही दिया वो सारों की। जानकारी स्रोत क्या है? पुरातात्विक प्लस साहित्यिक, दोनों ही है, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों इसमें लिखे गए हैं। ध्यान रखिए, आगे चलोगे, चलो गुरु जी आगे चलो। देखो, अब प्राग ऐतिहासिक काल जो है, प्राग ऐतिहासिक काल, इसको कहा जाता था पाषाण काल। ठीक है, और इस पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो था 25 लाख ईसा पूर्व, ठीक है, से लेकर 6000 ईसा पूर्व।
ठीक है, ये इसका कालक्रम रहेगा। 25 लाख ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व से पहले 6000, इससे पहले इसको स्टार्ट किया गया, यानी कि ईसा पूर्व से 6000 पहले खत्म हो गया था। आगे बात समझ में, 25 लाख ईसा पूर्व में चला था और 6 लाख 6000 ईसा पूर्व में खत्म हो गया। ईसा पूर्व उल्टा चलता है, इसकी बढ़ते क्रम में चलती है। ठीक है, आगे चलो, आगे देखो एक चीज और, जो आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक जो काल है वो देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल कैसे चलेगा इसमें। सॉरी, ये आद्य ऐतिहासिक काल है 6000 ईसा पूर्व से, 6000 ईसा पूर्व से ये चलेगा 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, और अब आगे और देखिए, इसी के बीच में वैदिक सभ्यता, वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कह सकते हैं इसको। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। देखो एसी, एडी और बीसी क्या होते हैं, एडी और बीसी क्या होते हैं। ये जो बीसी है ये तो है ईसा पूर्व, ये एडी जो है वो है ईसी, इसका नाम इसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और इसको कहा जाता है एन डोमिनी, एन डोमिनी। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एनी डोमिनी, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, और जो ऐतिहासिक काल है, जो ऐतिहासिक जो काल है वो आप कह सकते हो, जैसे मैंने पहले आपसे चर्चा की थी ऐतिहासिक काल के बारे में, 1760 तक या 1947 तक जो है वो ऐतिहासिक काल है। ठीक है, चलिए, तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने अध्ययन में पूर्णतः स्वलीन रहिए। अपने जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, या आप कक्षा 11, 12, 10, 9, 8, 7, 6 जिस भी कक्षा में आप पढ़ रहे हैं उस कक्षा के बारे में आप पूर्णतः नॉलेजफुल रहिए। ज्ञान, उसका पूरा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और आप जिस भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको देखिए, आप टॉपिक में अपने फैक्ट कभी रटना मत। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तभी आपको दिमाग में पूरा तरह आएगा, संज्ञान लेना है आपको उसका। ठीक है, आपको पता चलेगा कि प्रक्रिया किस प्रकार होती है। देखो, एक तो होती है हमने इस प्रक्रिया को जैसे रटा, एक प्रक्रिया है जैसे एक बात कह दी जाती है कि कृषि, कृषि जो है, कृषि को हमने रटा कि हाँ कोई चीज है वो जो मई जून में बोई जाती है, अगस्त सितंबर में काट दी जाती है, सब जैसे मई जून में बो दिया और बाद में उसको क्या करेंगे कि नवंबर दिसंबर में हमने काट दी। ठीक है, ऐसा कुछ एक सोच लीजिए कि ऐसा कुछ है। लेकिन अगर आप उस चीज को आपने कभी देखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि वर्षा कहाँ से कितनी चाहिए, क्या होता है, कितना उसमें जिप्सम डालना है या फास्फोरस डालना है, कितना क्या कुछ करना होता है, अगर आपको नॉलेज नहीं है इस चीज का, ठीक है, कृषि के बारे में अगर आपने कृषि को देखा नहीं है, सिर्फ सुना है और पढ़ा है उसके बारे में, आपको नहीं पता लगेगा। ठीक है, आपको किसी ने ये बात बता दी, जैसे कि अगर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आप किसी ने कहा कि गाड़ी क्लच और गियर से चलती है, क्लच गियर और जो एक्सेलरेटर होता है उससे चलती है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि तीनों होते क्या है तो आपको गाड़ी नहीं चलानी आएगी। मुख्य बात यह है, तो इसी वही सारा सेगमेंट पढ़ाई के साथ है। जब तक आपको पढ़ाई में कंसेप्ट क्लियर आपके नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ एक बार फिर से आपको राम मंदिर बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आज की कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।